मनीष, सवाल मैं आपसे ही कर रही हूं, अगर ट्रंप मॉस्को जाकर पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध के बीच बातचीत करते भी हैं, नेटो कहां स्टैंड कर रहा है इसमें? नेटो तो हर बार इस बात को लेकर आपत्ति करता आया है कि इस डायलॉग में हम तो कहीं शामिल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग के बाद ट्रंप को भी ये रियलाइज हुआ कि ये इतना आसान नहीं है कि व्हाइट हाउस केवल फैसला ले और बाकी दुनिया मान लेगा। और आप देखिए कि उसके बाद से क्या हुआ। उसके बाद से यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को आगे बढ़कर मदद की और बहुत कम अब वो अमेरिका के भरोसे रह रहे हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल का मामला छोड़ दिया जाए तो अब वो अमेरिका से कह भी नहीं रहे कि आपकी मदद चाहिए, बल्कि पिछले दिनों यूरोपीय देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रोवाइज किया। एंड टू ऐड इन अ पॉइंट, सॉरी टू बट इन मनीष, यूक्रेन को ही बातचीत से बाहर रखा जा रहा है। नेटो कहां स्टैंड करता है, यूक्रेन कहां स्टैंड करता है? मुझे ये भी ऐड करना चाहिए। फिर तो यही तो बात है कि पुतिन और ट्रंप मिलकर तय नहीं कर सकते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि इसमें यूक्रेन भी है, इसमें यूरोप भी है। बल्कि आप देखिए 24-48 घंटे पहले का डेवलपमेंट कि वेटिकन सिटी से पोप की तरफ से भेजा गया कि भैया अगर कोई शांति की बातचीत होगी तो एक पार्टी मैं भी हूं। तो इतने लोग दावेदार हैं, तो ट्रंप अगर चाहते हैं कि वो यूनिलेटरल कोई फैसला ले लें और कोई सीज फायर होगा तो वो होने से रहा। इसीलिए मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद नहीं होगा, बल्कि आप देखिए कि सलामी के तौर पर जब CIA चीफ रूस के एयर स्पेस में थे ही तभी यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक भी कर दिया, और वो भी 1-2 नहीं, 450 ड्रोन से अटैक हुए हैं। बिल्कुल। और हमले की एक और बड़ी खबर मनीष आ रही है, जहां रूस के ओडेसा इलाके में ये बड़ा अटैक हुआ है और यूक्रेनी सेना के लॉजिस्टिक्स तबाह कर दिए गए। यूक्रेनी पोर्ट और शिप्स पर ये सटीक हमले थे। यूक्रेन की ऑयल टैंकर क्षमता को नुकसान। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पोर्ट सिटी ओडेसा पर। रूस ने जो हमला किया इसमें यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की युद्ध क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। मिलिट्री एक्सपर्ट अनातोली का बड़ा दावा, यूक्रेन में बिजली, गैस, ईंधन की भारी कमी है। टैंक में ईंधन नहीं भर पा रही है यूक्रेनी सेना। यह हालात है। और सबसे बड़ी खबर है, युद्ध में यूक्रेन को लगातार नुकसान जारी है, जहां यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव का यह दावा है कि भ्रष्टाचार की वजह से हार की तरफ है कीव और यूक्रेन के पास जीतने का पूरा मौका। यूक्रेन के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जहां देखिए लगातार हो रहे हमलों के बीच मिलिट्री एक्सपर्ट भी बड़ा दावा कर रहे हैं और यूक्रेन के ऑयल टैंकर क्षमता को नुकसान का दावा भी किया गया है। जहां देखिए लगातार रूस की तरफ से भी ओडेसा में हमले हुए हैं और भ्रष्टाचार की वजह से हार की तरफ की। अब कैप्टन श्याम कुमार सर, ये एक और बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि मैं तो यही कह रही थी कि आज के इस हालात में यूक्रेन बातचीत में तो कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन क्या वाकई इस वक्त यूक्रेन के पास कोई प्लानिंग नहीं है जो दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि ये दावा खुद यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री कर रहे हैं। देखिए, यूक्रेन किसी तरह से इस लड़ाई में अपने आप को बचा के रखना चाहता है और साथ साथ छिटपुट अटैक ड्रोन की लड़ाई से वो लड़ रहा है। इतने सारे ड्रोन के साथ अटैक करना, पहले तो ऑयल रिफाइनरी, उसके बाद इनके रिटेलर्स जो हैं, ऑनलाइन रिटेलर्स, उसके ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स के ऊपर अटैक, इकोनॉमी को प्रभावित करना, ये उसका तरीका बन गया है। और ग्रेन कैरिंग बल्क कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना ब्लैक सी में रशिया की तरफ से, या उनके एनर्जी टारगेट्स को जो विंटर में उनको प्रभावित करेंगे उस पर करना, ये सब इंडिकेट करता है कि दोनों तरफ से कोशिश जारी है कि ये लड़ाई चलती रहे। एक बात बड़ी अच्छी कही है जेलेंस्की ने कल परसों अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि अगर हम और लैंड दे भी दें तब भी पुतिन ये लड़ाई नहीं रोकेंगे। ये कह के वो मान रहे हैं कि जब तक नाटो यहां नहीं आएगा, इंटरनेशनल फोर्स नहीं बनेगी, शायद ये नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है अभी बहुत मुश्किल है कहना कि लड़ाई रुकेगी। दोनों तरफ से पोस्चरिंग जारी है, हर तरफ से। बिल्कुल सर, पोस्चरिंग हालांकि दोनों तरफ से हो रहा है। ब्रिजेश सर, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री की तरफ से कि कोई भी प्लानिंग नहीं है। और ये तो हम देख रहे हैं, यूक्रेन का जो हश्र हो रहा है, भले ही वो युद्ध को लंबा खींच रहा है, लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है और ज्यादा इलाकों को रूस कब्जा रहा है। करुणा, ये जो पुरानी जो रक्षा मंत्री हैं वो ऑपोजिशन में हैं, हाँ। तो वो कुछ भी कह सकते हैं।
हाँ। लेकिन दुनिया तो ये समझती है कि 4.5 साल से एक छोटा देश यूक्रेन एक सुपर नहीं, मेरा सर सवाल यह था कि सिर्फ डटे रहना काफी नहीं, हम तो नुकसान भी देख रहे हैं, इलाका गंवाते जा रहे हैं ज़ेलेंस्की लगातार, क्या वो नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, इलाके में कोई खास तब्दीली नहीं हुई है। हाँ। हल्की फुल्की कुछ किलोमीटर भी नहीं जीत पाए हैं, वैसी बात नहीं है। अच्छा। और यूक्रेन का पलड़ा खासकर ब्लैक सी के अंदर और इस एरिया में, क्रीमिया के एरिया में बहुत तगड़ा रहा है। जो रशिया की एनर्जी जाती है वो नहीं जा पा रही है, तो ये नहीं डिसमिस नहीं कर सकते हैं ज़ेलेंस्की को, जिन्होंने अपने कम रिसोर्सेज के साथ में अच्छा रैली किया। लेकिन बात सही है, 4.5 साल लड़ाई के बाद में आप किस हालत में हैं, आपके देश किस हालत में है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर किस हालत में है, उसको असर तो पड़ेगा ही। ये बात भी कहना आसान नहीं है कि रशिया पूरी तरह हावी हो गया है या हावी हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। मैं तो कहूँगा स्टेलमेट है, और एक मिलिट्री पावर्स में कहा जाता है लिमिट्स ऑफ पावर दिखाई दे रहा है। कितना भी शक्तिशाली देश 21वीं शताब्दी में किसी और देश के उसके मन के खिलाफ काबू नहीं कर सकता। बिल्कुल। ब्रजेश सर, कैप्टन श्याम कुमार और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़ी खबरों पर, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए, क्योंकि अब क्या आने वाले वक्त में युद्ध को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। फिलहाल रूस से सामने आ रही हलचल बड़ा संकेत जरूर दे रही।